महज 18 दिनों में देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले हैं एक से बढ़कर 220 के पार हो चुके हैं। तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ रही है यह रफ्तार। सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, कोरोना रिव्यू मीटिंग। राज्यों के साथ मिलकर, केंद्र के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। आने वाले दिनों में क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आधे देश पर ओमिक्रॉन की मार। घातक नहीं, पर फरवरी में आएगी पीक। फरवरी में 1.5 लाख केस रोज आएंगे। 15 राज्यों में दस्तक, कल पीएम करेंगे मंथन। ओमिक्रॉन ने पूरे देश को फिक्र में डाल दिया है। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। नए साल की अगवानी से ऐन पहले जश्न पर फिक्र हावी हो गई है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि कल पीएम नरेंद्र मोदी खुद ओमिक्रॉन से पैदा हालात पर बैठक करने वाले हैं। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस संकट पर विचार करना चाहिए। 3 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया और 21 दिसंबर यानी 18 दिनों में इसके केस 229 हो गए। गनीमत यह है कि अब तक 90 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल है। एक्सपर्ट का आकलन है कि फरवरी के आखिर में ओमिक्रॉन का पीक आएगा। तब रोजाना 1.5 लाख से 1,80,000 तक केस आ सकते हैं। हालांकि दूसरी के मुकाबले ये लहर कम घातक होगी। In the most pessimistic scenario, which is you have totally lost any vaccine protection and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly, we foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. आज की बात करें तो देश में कुल केस 229 हैं। सबसे ज्यादा 65 केस महाराष्ट्र में आए। दूसरे नंबर पर देश की राजधानी 57 केस के साथ है। तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19 और राजस्थान में 22 केस हैं। इसी तरह केरल में 15, गुजरात में 14 और जम्मू कश्मीर में 3 केस सामने आ चुके हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और यूपी में भी अब तक 2-2 केस आ चुके हैं। चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और बंगाल में 1-1 केस हैं। जम्मू कश्मीर और ओडिशा वो नए राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और अब कुल राज्यों की तादाद 15 हो चुकी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी करके कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैलता है। अब इसे निपटने के लिए इंतजाम किए जाएं। राज्य अपने यहाँ वॉर रूम एक्टिव कर दें। जिला लेवल पर तुरंत एक्शन हो। जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगे। नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए। राज्य 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करे। घर घर जाकर जांच की जाए और संक्रमितों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। जाहिर तौर पर खतरा बढ़ रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि फिलहाल जश्न को टालकर इस नई मुसीबत के गुजर जाने का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। खासतौर पर ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या ये जंगल की आग की तरह बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या करें अगले 1-1.5 महीने तक। इस समय देश के सबसे अनुभवी डॉक्टर जो शुरू से कोरोना का इलाज कर रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ रहे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप मेदांता द मेडिसिटी के। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ रहे हैं जसलोक अस्पताल से। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया महामारी और संक्रामक रोग विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम तीनों से विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरेश त्रेहन, आप क्या इस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंतित है, भारत की स्थिति को लेकर और दुनिया के अलग अलग देशों में जो हो रहा है? चिंतित तो होना बिल्कुल जरूरी है। ये चिंता तो जैसे हमें कुछ हफ्ते पहले ही हुई
और उस टाइम ये था कि हिंदुस्तान में आया है कि नहीं आया है, कि डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर ये स्पष्ट हो गया है कि आज के दिन में कि ये फैल रहा है, ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, और इसकी जो कैपेसिटी है मल्टीप्लाई करने की, जिसको आरओ फैक्टर कहते हैं, वो जो डेल्टा वायरस था उससे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा है। तो अनुमान ये है कि ये फैलेगा बहुत जल्दी, और ये आंकड़े जो हैं हम देखेंगे, अगर जो इंग्लैंड, यूके से, दुबई से, यूरोप से और अमेरिका से, वो ये हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी लहर फैलती है। एक कॉलेज में जो डॉर्मिटरी में 900 स्टूडेंट्स थे, 900 के 900 को हो गया जी। दुबई में अभी रिपोर्ट आई है कि 45 लोग थे पार्टी में, 40 लोग पॉजिटिव निकले। ये कभी पहले नहीं होता था ऐसा कि इतनी तेजी से फैले। तो ये मौका हमें क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान में, पहली बात तो ये एग्जैक्ट नंबर पता नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग में टाइम लगता है और हर एक की जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो सकती। तो अभी हमें ये देखना है कि मौका हमें अभी भी है कि इसका जो तादाद को रोका जा सकता है वो 3 ही चीजें हैं कि एक तो हम अपनी टेस्टिंग बिल्कुल उसी लेवल से भी ऊपर कर दें जो हमने सेकेंड वेव में करी थी। दूसरी, जैसे ही कोई पॉजिटिव निकले उसको ऐसे सोचा जाए, जब तक ये ना पता लगे कि ओमिक्रॉन नहीं है, सोचा जाए कि ओमिक्रॉन है, और उनकी आइसोलेशन उन्हीं फैसिलिटीज में होनी चाहिए जिसको ओमिक्रॉन के लिए बनाया गया जी। तीसरी तो, और उनके सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग इमीडिएटली हो, और जिनको हो गया है उनकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली हो। तो ये हम, इसका जो 2 पहलू हैं कि कितनी तादाद में फैलेगा और कितने लोग इतने बीमार होंगे कि जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक प्रश्न जो लोग ये पूछ रहे हैं, क्या ये डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक है या डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक नहीं होगा, या फिर इंग्लैंड में जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन अब बढ़ने लगा है, क्या भारत में भी अब चाहे क्रिसमस ब्रेक हो या न्यू ईयर ईव की पार्टीज हो, छुट्टियां हो, उस पर क्या अंकुश लगाने की आवश्यकता है बिल्कुल अभी, डॉक्टर त्रेहन? हाँ, बिल्कुल है, यही मौका है कि क्योंकि जो ये जिसको कहते हैं मैस इवेंट्स, ये होने वाले हैं, ये शादियां हुई हैं, उसके अंदर भी बहुत लोगों को हुआ है। तो इसीलिए अब शादी का सीजन तो वैसे रुक गया है, बट अब ये क्रिसमस का और न्यू ईयर्स का सीजन शुरू हुआ है। तो इसीलिए हमें ये आज के दिन ही इतनी वार्निंग और इतनी कड़ी वो लेनी चाहिए हमें मेजर्स टुडे, कि जैसे नाइट कर्फ्यू की बातें करते हैं, नाइट क्लब्स को बैन करने की जरूरत है, बार्स को बंद करने की जरूरत है। ये आने वाले, एक टाइमिंग बहुत गलत है, पर ये आने वाले जो 6 हफ्ते 8 हफ्ते हैं, ये बहुत क्रिटिकल है हिंदुस्तान के लिए। चाहे आपने जो पूछा ये कितना घातक होगा कि नहीं, ये अभी पता इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक तो ये फैला है युवा में, ज्यादा युवा लोगों को हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा सोशल इवेंट्स में जाते हैं, वो ज्यादा कांटेक्ट करते हैं और मास्क नहीं पहनते। तो इसलिए उन युवाओं में अभी तक देखा गया है, हिंदुस्तान में तो नंबर्स है नहीं, पर जो आसपास के देश हैं उनमें देखा गया है कि जो युवाओं में है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, ज्यादातर कुछ 2-4 को पड़ रही है तो पड़ रही है। पर यह है कि वो जिस तरीके से फैल रहा है, लोग बीमार तो हो ही गए हैं, लोग आइसोलेट भी जरूरी है 2-2 हफ्ते। तो इसीलिए अगर जो ये फैलेगा, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है हिंदुस्तान में, इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा लोगों की हेल्थ के ऊपर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जो ये इससे इकोनॉमिक क्राइसिस होगी वो भी काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट तो सतर्क है। गवर्नमेंट ने तो, जैसे आपने अभी देखा कि ये एडवाइजरी दे दी गई है स्टेट्स को कि आप जो भी अप्रोप्रिएट अपनी तरफ समझे उसको अभी से इंप्लीमेंट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि लॉकडाउन की तो जरूरत नहीं है, पर लोगों को मास्किंग की बहुत मतलब कड़ी नजर रखनी है कि वो मास्किंग करें, डिस्टेंसिंग भी, और जितने मैस इवेंट्स हैं जहां जहां भीड़ इकट्ठी होती है उसको रोकना है हमें। अगर जो हम ये 4-6 हफ्ते कर लेंगे तो उम्मीद ये है कि इसका जो फैलने की गति है उसको हम स्लो कर देंगे और रिकवरी हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने यह कहा है कि
दुनिया ने आज तक नहीं देखा इतनी तेजी से कोई भी वायरस फैलता हुआ, और संभवतः हम कोरोना वायरस के वर्स्ट फेज में अब एंटर कर रहे हैं, सबसे बुरे फेज में एंटर कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर जो हम अब एक्ट नहीं करेंगे, अगर जो ये फैल गया उस टाइम एक्ट करने का फायदा उतना पूरा नहीं होगा। तो जो भी कुछ करना है अभी करना है कि इसको हम, जैसे आपने देखा था कि पहली वेव में लॉकडाउन के माध्यम से जो प्राइम मिनिस्टर ने एकदम एक्शन लिया, जो अच्छा एक्शन था, उससे ये पहली वेव जो है वो कंट्रोल में आ गई। पर उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हुई, तो सेकंड वेव में इकोनॉमिकली मतलब वो जो थी एक्टिविटी को ना रोकने के लिए लॉकडाउन वगैरह नहीं किया गया, पर वो 4 लाख तक पहुंच गई पर डे। अब हम ये चाहते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कि इसको सीरियसली लिया जाए, और सीरियसली लेने के लिए पब्लिक को एहसास होना चाहिए, क्योंकि 3 तरफ की लड़ाई है। एक है गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन बनाएगी, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे चर्चा शुरू कर दी है। दूसरा, पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक अगर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम आएगा हिंदुस्तान को। तो इसीलिए पब्लिक को भी बहुत समझना है, एक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए जी, और दूसरा अपनी मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन के ऊपर पूरा अमल करना है, जैसे हमने पहली 2 वेव्स में किया था। डॉक्टर त्रेहन, आपको मैंने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। वो अपने मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं वो अपनी पूरी हिफाजत रखे, क्योंकि हमें ये जंग लड़ना पड़ेगा। हम ही लड़ेंगे जब ये प्रॉब्लम आएगा। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, इसी विश्वास से कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वहां पे तैयार होंगे और हमारे बीच में इतनी बीमारी नहीं फैली होगी। और यही मेरा प्रश्न आपसे होने भी वाला था डॉक्टर त्रेहन। आपने फर्स्ट वेव को भी देखा, आपने सेकंड वेव को भी देखा, आप उन पहले डॉक्टरों में से थे जिन्होंने टीका लगवाया भी जब लोग हेसिटेट कर रहे थे या लोगों में थोड़ा संकोच था। आपकी दृष्टि में क्या अब आवश्यकता है कि डॉक्टरों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जाए? क्या वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही होना चाहिए या कोई उससे हटकर वैक्सीन होनी चाहिए? और कितने तैयार हैं हम इस तीसरी लहर के लिए? तो ये जरूरी है कि हम इस पे बहुत सीरियस विचार करें कि बूस्टर जो हमारी, जिसको कहते हैं फाइटिंग फोर्स है, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको बूस्टर मिलना चाहिए जैसे दुनिया में हो रहा है। अब पॉलिसी इसलिए अभी तक आई नहीं है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे पास काफी वैक्सीन है कि नहीं है। अगर जो वैक्सीन, हम ऐसा लगता है कि वैक्सीन की प्रोडक्शन काफी बढ़ गई है, तो और ये भी कहते हैं कि काफी सारी वैक्सीन है जो एक्सपायरी डेट की तरफ जा रही है जी। तो इसीलिए अगर जो वो स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो हमें यकीनन बूस्टर डोज लगाना चाहिए, और जो बेस्ट मिक्सचर करना चाहिए, जिसको कोविशील्ड लगी है उसको 3rd डोज कोवैक्सीन लगना चाहिए, और जिनको कोवैक्सीन लगी है उसको 3rd डोज कोविशील्ड लगना चाहिए। दूसरी वैक्सीन जो है वो आ रही है, पर उसका अभी पूरा अप्रूवल नहीं हुआ है, तो उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। बट मिक्सिंग वैक्सीन जो सारी दुनिया ने करी है और कुछ सक्सेस पाई है उससे, वही हमें अपनानी चाहिए। ये बड़ी बात की आपने कि मिक्सिंग वैक्सीन कर सकते हैं। जिसको कोविशील्ड लगी है वो कोवैक्सीन लगवा ले, जिसको कोवैक्सीन लगी है अब कोविशील्ड लगवा ले। संख्या हमारे पास है। चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। आपने शुरू में हमारी क्या तैयारियां थी वो देखी, आज की हमारी क्या तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं। क्या आने वाले इस तूफान से निपटने के लिए भारत तैयार है आपकी दृष्टि में? ये तो यकीन है मुझे कि हमने काफी फैसिलिटीज बनाई भी हैं, और हमने ये भी सीखा है कि अगर जो ये हमारे अनुमान से बहुत ऊपर चली जाए वेव, तो उसकी तैयारी भी जल्दी हो सकती है। जो हमने क्या सीखा लास्ट टाइम ये देखा कि बेड्स और आईसीयू की कमी थी, तो उसके लिए काफी प्रोविजन किया गया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है, जनरेटर्स लगाए गए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, सिलेंडर फिलिंग फैसिलिटीज बनाई गई हैं,
और दवाइयों का भी स्टॉक जो कमी हो गई थी उसके लिए भी प्रिपरेशन करी जा रही है। सो जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के तहत से, उसकी और गवर्नमेंट के अंदर काफी तालमेल रहा है और सारी सजेशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है आज के दिन कि हमारी तैयारी पिछली वेव से बहुत अच्छी है, और अगर ऐसा हो कि आई ना वेव तो या बहुत लो वेव आए वो तो अच्छा रहेगा, पर अगर जो किसी सरप्राइज से इतना पहुंच गए कि हमारे सिस्टम को स्ट्रेन पड़ेगा, तो मेरा ख्याल वी आर बेटर प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली टुडे देन बिफोर। डॉक्टर नरेश त्रेहन, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सचेत रहने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है, ये तो डॉक्टर मान रहे हैं, लेकिन क्या वैक्सीनेशन में अभी भी कोताही बरती जा रही है? हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ रहे हैं, आप वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य भी हैं। डॉक्टर भाटी, क्या अभी भी लोग कोताही बरत रहे हैं, वैक्सीनेशन कराने में, टीका लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, और क्या भारत के पास उचित संख्या में टीके हैं सभी को दूसरा डोज लगाने के लिए और फिर बूस्टर डोज के लिए? डॉक्टर भाटी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ही है इस लड़ाई के अंदर। अभी हमारे कुछ रहती है जिसके अंदर डॉक्टर भाटी, हम एक बार फिर प्रयास करेंगे आपका ऑडियो लिंक सुधारने की, लेकिन डॉक्टर पारिक, आपकी दृष्टि में कितना तैयार है भारत? और जो बिल गेट्स जिस तरह से कह रहे हैं कि इतनी तेजी से फैलता वायरस दुनिया ने आज तक नहीं देखा, कोई वायरस इतनी तेजी से नहीं फैला, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की आवश्यकता है इस समय, या डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक नहीं है ये? डॉक्टर पारिक। देखिए गौरव जी, पहले से तो हम बहुत ही बढ़िया तैयार है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, जैसे भूकंप या सुनामी, उसकी हम पूरी तैयारी कभी भी नहीं कर पाते। समझो भूकंप की एक वेव आई और 2 साल में दूसरी और तीसरी आई, तो हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रिपरेशन बहुत साल का होता है। तो ये बात सही है कि पहले से हम ज्यादा अभी प्रिपेयर्ड है, लेकिन पूरी प्रिपेयर्डनेस नेचुरल डिजास्टर से डील करने के लिए दुनिया में किसी के पास नहीं है। अभी गए हफ्ते ये बहुत बढ़िया रिसर्च स्टडी पब्लिश हुआ जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से आया, लेकिन उसमें हमारे दिल्ली CSIR के साइंटिस्ट, हांगकांग के साइंटिस्ट, साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट और जापान के साइंटिस्ट, तो ये काफी बड़ा कोलैबोरेटिव स्टडी था, लेबोरेटरी में था। लेकिन उसमें उन्होंने क्या देखा कि जब जिन लोगों के 2 तरह के वैक्सीन मिले हैं, mRNA और एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन, इन लोगों का खून निकाला और उनके एंटीबॉडीज को लेबोरेटरी में एक ट्यूब में डाला और उसके साथ ओमिक्रॉन वायरस डाला, तो ओमिक्रॉन वायरस इन एंटीबॉडीज को चुका सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है, और WHO के डायरेक्टर जनरल ने गए हफ्ते भी डिक्लेयर किया कि अभी हमको भूल जाना चाहिए कि ये ओमिक्रॉन माइल्ड वेरिएंट है, ये शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फिर हम अगर 1 महीने पहले जाएंगे तो आपको याद होगा, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, भारत में एक भी केस नहीं आई थी। मैंने आपको कुछ ग्राफ दिखाए थे जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, और आप बोले ये रॉकेट के तरह ऊपर जाने वाला है। तो आपने भी 1 महीने पहले ये बात की थी कि ये बहुत ही जल्दी फैलेगा। और बिल गेट्स पे मैं आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले जनवरी 2020 में जब हमने हमारी पहली किताब कोरोना वायरस पे पेंगुइन रैंडम हाउस से पब्लिश की थी, उसमें हमने लिखा था कि 3 लहरें आने की संभवता है। और ये क्यों लिखा था? क्योंकि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक आई और उसका उदाहरण हमने दिखाया था, उसमें भी 3 लहरें आई और दूसरी लहर सबसे बड़ी थी और तीसरी लहर पहले से बड़ी थी लेकिन दूसरी से छोटी थी। तो हमने 2 साल पहले लिखा था कि ये होने की संभवता है। और जो बिल गेट्स बोल रहे हैं, वो अगर हम पहले भी देखेंगे तो ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में हुआ है, लेकिन अभी तक कभी भी ये तरह का वायरल म्यूटेंट नहीं आया है जिसका R0 इतना है कि वो जल्दी फैल सकता है। मैं अपने दर्शकों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि जब हम R0 5 या 6 का देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर हमने पहले 1 कदम ली तो दूसरी कदम 6 होगी, लेकिन तीसरी 36 होगी, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 6 होते जाएगा। और अगर हम इसे करेंगे तो हमारे घर से चांद को पहुंचने के लिए 10 कदम की जरूरत है। तो इसका मतलब दूरी ही बनाए रखना
क्योंकि डॉक्टर लहारिया आप संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, क्या मास्क लगाना और दूरी बनाए रखना और घर में ही रहना, क्या यही एक उपाय है? कठिन, लेकिन क्या कोई दूसरा उपचार अभी नहीं है? तो अब तक पिछले 21 महीनों में कुछ बातें साफ हो चुकी हैं कि मास्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूरी बनाए रखना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ में पिछले 7-8 महीनों से हम देखते आ रहे हैं वेंटिलेशन, इंप्रूव्ड वेंटिलेशन, जहां पर भी हम बैठे हैं, चाहे पब्लिक प्लेस हो, तो जितनी हवा दूर जा सकती है, खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं, ओपन स्पेस हो, वो भी इसको बचाता है। तो भले ही यह ज्यादा संक्रामक है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम उन हथियारों से हमारे पास हैं जिनसे हम उनसे बच सकते हैं। फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और साथ में वैक्सीन, तो ये सारे हथियार हमारे पास हैं और इन्हीं का पालन करना है। लेकिन अंतिम बात मैं कहूंगा कि घर में ही नहीं बने रहना। जिन लोगों को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां करनी है जो बहुत जरूरी हैं, वो जरूर जाएं, लेकिन जो भी गतिविधि रोकी जा सकती है, जो निहायत जरूरी नहीं है, या टूरिज्म जिसको अवॉइड किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, इस परिस्थिति में उसको डिले करना ही बेहतर होगा। डॉक्टर भाटी, क्योंकि अभी सभी लोग, और डॉक्टर भाटी में एक बार फिर हम लोग आपका ऑडियो लिंक इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पारिक, सभी की तैयारियां हो चुकी हैं, 3 दिन में बड़े दिन की पार्टियों की लोगों की तैयारियां हैं, फिर 1 हफ्ते बाद नए साल के आगमन के लिए कोई गोवा जाना चाहता है, कोई किसी और पर्यटक स्थल में जाना चाहता है, तो क्या पर्यटन को अभी रोक देने में ही भलाई है? हालांकि इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा वाणिज्य पर, हमारी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, लेकिन क्या यही एक उपाय है फिलहाल? बिल्कुल गौरव जी, यही उपाय है। और मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। 3 दिन पहले जयपुर में एक बहुत बड़ी शादी हुई थी, और जो लड़की जिसकी शादी हुई थी वो मेरी खुद की बेटी की जैसी, तो हमारे घर में बड़ी हुई है। वो 30 साल से वो लोग हमारे बिल्डिंग में रह रहे हैं, और इस शादी के लिए दुनिया से बहुत लोग आ चुके थे। और मैंने तो, मेरी बेटी जैसी है, तो मैंने तो कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। 10 दिन पहले मैंने उनको कहा कि ज्यादा करके मैं नहीं आ पाऊंगा ओमिक्रॉन की वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं, हम आपके लिए तो रूम तो रखी है, आपकी ही बेटी है, आपको आना बहुत जरूरी है। अभी मैंने करीब मेरे 20 दोस्तों को, जो लंदन से आ रहे थे, यूएस से आ रहे थे, दुबई से आ रहे थे और इंडिया से आ रहे थे, सबको मैंने कहा था मैं आपको 3 साल नहीं मिला हूं, इस शादी में हम लोग मिलेंगे जरूर। सबको कहना पड़ा कि मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कितना मुझे आग्रह किया मेरे दोस्तों ने कि भाई क्या है यार, आप आ जाओ, आप खुद डॉक्टर है, आप डरे हुए थे, क्या होगा। तो फिर मैंने शादी के 1 दिन पहले मेरे होस्ट को बताया कि आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। अगर मैं टीवी पे जाके सब लोग को बोलूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, और मैं खुद बड़ी शादी में आऊंगा, तो ये सही नहीं है। तो वो समझ पाए, और मैं वो शादी के लिए नहीं गया। तो मैंने खुद के जितने भी छोटे कमिटमेंट थे सब कैंसिल कर दिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारे खुद के लिए नहीं, हमारे देश के लिए। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, राज्य सरकारों को नसीहत दी है, और राज्य सरकारें अब एक्शन मोड में आ गई हैं। सख्ती का दौर शुरू हो गया है। कई राज्यों में नए सिरे से न केवल पाबंदियां लग रही हैं, बल्कि पुरानी पाबंदियों की समीक्षा की जा रही है। कर्नाटक की अगर बात करें तो नए साल के जश्न पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट पर भी टीमें चाक चौबंद हैं। किस तरह की तैयारियां हैं अलग अलग राज्यों की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक राज्य चपेट में आ रहे हैं। इसको देखते हुए देश में एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर चाक चौबंद इंतजाम हैं। विदेश से आने वाले हर शख्स की जांच हो रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर दुनिया भर से यात्री आते हैं। यहाँ पर जो एट रिस्क कंट्री है उसके लिए अलग से, जो यात्री वहां से आ रहे हैं उनके लिए अलग से लेन लगाई गई है, जिसमें लोग, स्टाफ तैनात है, सबकी फ्रिस्किंग की जा रही है, जांच की जा रही है, और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की तैयारी पुख्ता की गई है, उसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है, और कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन पॉजिटिव पेशेंट्स के जो सैंपल्स है वो उनके घर से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के चलते अगर किसी भी तरीके के वेरिएंट बढ़ने का या शहर में आने का खतरा है, उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। ये एहतियात जरूरी भी है। विदेशों से आने वाले लोगों से ओमिक्रॉन आ रहा है। इसको दिल्ली के उदाहरण से समझिए।
दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 मामले विदेशों से आने वालों में मिले हैं। इनमें भी दुबई कनेक्शन ज्यादा मिला। यहाँ से आए 10 लोगों को ओमिक्रॉन था। 4 ब्रिटेन से आए थे, जहाँ ओमिक्रॉन फैला है। 2 साउथ अफ्रीका से थे। खतरा बढ़ता देख राज्यों के सख्त फैसलों का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक ने फैसला किया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हर पार्टी पर बैन रहेगी। नए साल के सार्वजनिक जश्न पर रोक है। क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता से खुलेंगे। दिल्ली ने कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सामूहिक जश्न कार्यक्रम पर भी रोक है। मुंबई में सलाह दी गई है कि लोग जश्न से बचें, भीड़ वाली जगहों पर न जाएं। तमिलनाडु में बीच पर जाने पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पाबंदी है। विदेशों की तर्ज पर अब कोरोना के बूस्टर डोज की मांग भी जोर पकड़ रही है। रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस नहीं कही जा सकती, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी अब ज्यादा से ज्यादा ये बिलीव कर रही है कि 3rd डोज लगनी चाहिए और 3rd डोज से प्रोटेक्शन बेटर होगी। सो इंडिया के लिए हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है कि जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली उनको वैक्सीन लगनी चाहिए फर्स्ट 2 डोजेज। ये सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 है कि जो रिस्क फैक्टर वाली एज, जैसे एज ग्रुप है मोर देन 65 या जिनको मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको आई थिंक एज अ प्रायोरिटी 3rd डोज लगना बहुत जरूरी है। और फिर हमें अपने बच्चों को जो 18 साल से कम जो भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसके लिए भी वैक्सीनेशन कंसिडर करना चाहिए। राज्य से लेकर केंद्र दावा कर रहे हैं कि अब तैयारी पूरी है। ऑक्सीजन का भी इंतजाम होने की बात कही जा रही है। मेरी अपनी समझ से भारत में ऑक्सीजन के लिए अब दोबारा त्राही हाहाकार नहीं मचेगा, ऐसा मेरा थिंकिंग है। पर हाँ, सबकी भागीदारी जरूरत है। खर्चा ज्यादा करोगे, कमाई कम करोगे, दुख पाओगे। सरकारों के इंतजाम पूरे हैं, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि लोग लापरवाह हैं। अगर इस नई मुसीबत से जीतना है तो लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आपका जीवन, आपके अपनों का जीवन काफी हद तक आपके हाथों में है। आप किस तरह की सतर्कता बरतते हैं, कितना आप मास्क लगाकर रखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर भाटी, आपसे चर्चा में मैं यही जानना चाहता था, जब टीकाकरण की बात होती है, वैक्सीनेशन की बात होती है, क्या भारत के पास उचित संख्या में टीके हैं, सभी को दूसरा डोज लग जाए और फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर शॉट अगर लगाने की आवश्यकता है वो लग जाए? हमारी अडल्ट पॉपुलेशन अवेलेबल थी, बट अभी 2 चीजें हैं। एक तो जो फर्स्ट डोज वाले काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफी अभी लेट लगाया, उन्होंने जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो सेकंड डोज का टाइम है वो अभी काफी डिले है। डिले इन द सेंस क्योंकि हम 12 से 16 हफ्ते की बात करते हैं, तो इस वजह से सेकंड डोज एक तो काफी डिले इस वजह से, और कुछ ऑलरेडी ओवरड्यू हो गई है जिनको सेकंड डोज लगानी थी, वो लोग भी अभी नहीं आए। तो इस वजह से अगर हम ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो हमारे पास बूस्टर के लिए सफिशिएंट, बूस्टर की जब हम बात करें, जो हमारी प्राइमरी जो अभी अवेलेबल वैक्सीन है उसकी डोजेज अवेलेबल है कि एटलीस्ट हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है और जो हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनको आराम से लग सकता है। क्योंकि बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि अभी तक चलिए ये चीज सामने आ गई है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, पर ट्रांसमिसिबिलिटी के साथ साथ इसका जो हमारे कोमॉर्बिड वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या फर्क आएगा, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो सब चीजें अभी सामने देखने वाली बात है। और ऊपर से हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात है वो तैयार है, पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी जो मैन पावर है उसको जरूर रोबस्ट करना जरूरी है। और वो रोबस्ट तभी हो शुरू हो गया था और 8 से 10 महीने लगभग हो चुके हैं, तो उनका काफी डिक्लाइन आया। तो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैन पावर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अब अपना जो बूस्टर की जो हम बात कर रहे हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स से डेफिनेटली शुरू कर देनी चाहिए। जी, दूसरी बात डॉक्टर लहारिया, जैसा डॉक्टर भाटी भी कह रहे थे कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं को अधिक संख्या में हो रहा है, कॉलेज के हॉस्टल्स में हो रहा है। लेकिन अगर हम फेटालिटी देखें, और जैसा डॉक्टर पारेख ने कहा कि हमें इसे माइल्ड बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों के लिए और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। मैं इजराइल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें इजराइल में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है डॉक्टर लहारिया, वो 60 वर्ष के थे, उनको कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी
पहले की कुछ बीमारियां थी। यही अमेरिका में भी एक व्यक्ति को हुआ जो 50 से 60 वर्ष की आयु थी। इंग्लैंड में भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो 50, 60, 70 वर्ष के लोग हैं उनके लिए क्या खतरा ज्यादा बड़ा है? हाँ, हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन हो या कोई भी प्रीवियस वेरिएंट हो, हमेशा से ही जो एल्डरली पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर के लोग, 45 से 60 साल के बीच में जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, उनको खतरा अधिक रहता है। यह खतरा सभी सक्सेसिव वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड नाउ ओमिक्रॉन के साथ उसी तरह से बड़ा बना हुआ है। और साथ में इसीलिए यह बात की जा रही है कि इस आबादी को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन दी जाए, फिर इसी आबादी को बाकी सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बाकी लोगों की तुलना में अधिक रूप से करना है। और हमें हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विसेज, हाई रिस्क पॉपुलेशन को तैयार करके रखना है। तो खतरा उसी प्रोपोर्शन में है और ओमिक्रॉन के साथ भी सेम है। उसी प्रोपोर्शन में है, ओमिक्रॉन के साथ सेम है। डॉक्टर पारिक, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या इस वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं कि खतरा अधिक है कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों को और उनके प्रोटेक्शन के लिए जिनको नहीं भी है कोई कोमॉर्बिडिटी, अगर वो आपके घर में रहते हैं तो और एहतियात बरतने की आवश्यकता है अगले 15 दिन या 1 महीना खास तौर पर? मैं इसलिए मुस्कुरा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि डॉक्टर भाटी और डॉक्टर बुद्धिराजा जो बोल रहे हैं उसके साथ मैं पूरी सहमत में हूं। और मुझे एक विचार आया कि डॉक्टर बुद्धिराजा सचमुच बुद्धिराजा है। जो भी वो बोल रहे थे वो सही था। बूस्टर देना बहुत ही जरूरत है। और जॉर्ज संतानिया ने लिखा था कुछ 80 साल पहले कि जो लोग इतिहास का सबक नहीं सीख पाते उनको उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अपने राजकुमार जी ने आवारा में गाया था कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। हमको भी होशियारी सीखने की बहुत जरूरत है, बूस्टर देने की बहुत जरूरत है। सही बात है, क्योंकि अब इसमें अनाड़ी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप अनाड़ी रह गए तो इसमें तो जिंदगी और मृत्यु का प्रश्न उठ के खड़ा हो जाता है। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात देखें डॉक्टर भाटी, तो कल मामले थे 5326, आज हो गए पिछले 24 घंटे में हो गए 6317, 18% की बढ़ोतरी महज 24 घंटों में। तो अगर ये 18% पिछले 24 घंटों में है तो अगले 48 घंटों में क्या ये चौगुनी हो जाएगी? क्या इस तरह का अंदेशा है? इस रफ्तार से फैल रहा है? भी बात करें डिपेंड कर, अब हम बात आक्रामक है, टेस्टिंग की इतना ज्यादा बढ़ेगी, निश्चित तौर पे आपकी पॉजिटिविटी रेट तो नहीं ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आप एक चीज इसके अंदर ये देखिए कि पूरे सिम्टम टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे हमारे और भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, टेस्ट उस तरह से नहीं हो रहा और सब टेस्टिंग भी नहीं हो रहा। अभी जिस तरह गाइडलाइन जो सीक्वेंस डेटा देखेंगे दिल्ली का भी 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि रिनोम सीक्वेंसिंग सभी पॉजिटिव दिखाई देंगे। बता रहा हूँ, अगर हम जैसे टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो एक्टिव के जरूर बढ़ेगी। जी, और इस समय केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वॉर रूम बनाने को भी कहा है, एक ऐसा कमांड सेंटर जहां से निर्देश दिए जा सके, पूरी स्थिति पर नजर रखी जा सके। वॉर रूम बनेगा, कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा है। किसी भी अगर एक इलाके में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, तो वहीं आसपास कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए ताकि पूरे शहर में ये जंगल की आग या दावानल की तरह नहीं फैले। आप सब, डॉक्टर पारिक, डॉक्टर लहारिया, डॉक्टर भाटी, आज तक में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।